चलो बच्चों, निपटाते हैं अपने लास्ट पार्ट को। ठीक है, कुछ चीजें जो अपन ने पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज भी करते हैं। ठीक है जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, आइसोप्रोपीन। यहां होगा क्या, आइसोप्रोपीन। ये आपको आइसोप्रोपीन का फॉर्मेशन लिखा गया है। ठीक है, और इस आइसोप्रोपीन के लिए आपको निकालना है डेल्टा एच की वैल्यू। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है। बॉन्ड एनर्जी डाटा दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब हम कैसे निकालें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से बन रहे हैं। लेकिन हम बॉन्ड एनर्जी डाटा डायरेक्ट नहीं लगा सकते। कारण क्या है, कारण ये है सॉलिड में दिया हुआ है। बॉन्ड एनर्जी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम इन सब को लेकर आए गैस में। ये तो गैस में है, ये भी गैस में है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां हो गया 5C गैस प्लस 4 of H2 गैस। ठीक है, गिव आपका क्या, ये जो पूरी चीज बन रही है यानी जो आइसोप्रोपीन बन रहा है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बन रहा है। तो यहां से यहां लेके आए, उसके बाद यहां से यहां पहुंच जाओ। यहां से यहां पहुंचने का मतलब समझ में आ रहा है। अब सब गैस बन गए बच्चों, तो आराम से आप बॉन्ड एनर्जी डाटा यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो यहां का बॉन्ड एनर्जी डाटा, तो ये हो जाएगा इंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां और यहां पर जो वैल्यू है मान लेते हैं एंथैल्पी चेंज H2 के बराबर है। यहां से यहां जो आए हैं वो एंथैल्पी चेंज H1 के बराबर है। तो हैस लॉ यही तो कहता है कि आप किसी भी पाथ से जाओ, नेट में जो चेंज आएगा वो सेम आएगा, यानी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, यहां क्या क्या बॉन्ड तोड़ने हैं आप इसको समझ में आ रही है आपको बात। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन 4 मोल बॉन्ड है, बीडी दी गई है आपको। यहां आप चेक करिएगा कि कितने बॉन्ड्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के हैं, कितने कार्बन कार्बन के हैं, कितने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के हैं। ठीक है, और यहां से यहां आने में क्या हुआ है, 1 मोल जब कार्बन सॉलिड गैस में जाता है तो वैल्यू इतनी दी गई है। तो आप सीधे सीधे यहां पर 5 मल्टीप्लाई यही कर लीजिए। H1 पता, H2 पता। बस अब ध्यान इस बारे में देना है कि यहां काउंटिंग में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो जरा देखिए और एक बार में बिल्कुल सही जवाब दीजिए। समझ आ रही मेरी बात, निपटाओ जरा सा इसको और मुझे बताओ कि इसका जवाब क्या आ रहा है, एक बार में बिल्कुल सही। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ नए क्वेश्चन आपको सिखाता हूं, कुछ नई चीजों को। देखो बच्चों, एक खास टाइप का सवाल है जिसके अंदर पॉलीमराइजेशन हो रहा है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और हमें इस प्रोसेस के लिए इंथैल्पी बतानी है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो यहां पर हमें क्या क्या वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। बॉन्ड इंथैल्पी दी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, इतनी और इतनी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है पर मोल इथीन को जब पॉलीमराइज करवाया गया है इथिलीन को, तो आप का इंथैल्पी चेंज क्या होगा। ओके, सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी दी गई है, सी सिंगल बॉन्ड सी की एनर्जी दी गई है। नहीं दी गई है तो बॉन्ड तोड़ते वक्त किसकी एनर्जी नहीं दी गई है, सी एच बॉन्ड की। और बच्चों यहां नहीं दी गई है, इसका लॉजिक भी तो देखो समझ में आ रहा है। इधर ये इधर ये, ठीक है, इसके बॉन्ड तोड़ने हैं हमको और ये बनाना है। ये बनाना है। ठीक, तो H वाले बॉन्ड तो देखो बच्चों जितने शुरुआत में हैं उतने ही बाद में भी हैं। अगर इनकी कुछ वैल्यू दी भी जाती तो एक बार वो वैल्यू प्लस होती और एक बार ये वैल्यू माइनस होती, तो इसकी इन्होंने इसलिए कोई वैल्यू नहीं दी।
अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या किया जाए? हमें ये पता करना है कि यहां कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं n कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट रहे हैं, यानी कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है? दिस मल्टीप्लाई बाई 590। हम कर क्या रहे हैं? हम डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं रूल नंबर 3 लगाकर। तो ये है वो एनर्जी जो यहां दी गई, यानी रिएक्टेंट साइड में, माइनस प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ? प्रोडक्ट साइड में हमारे जो बन रहे हैं वो कार्बन कार्बन के हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड एनर्जी बच्चों देखिएगा, यहां यदि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट रहा है ना, तो यहां पर कितने बन रहे हैं, बस यही चीज सिखाने के लिए मैंने इस सवाल को लिया है। एक ये बन रहा है, आधा इधर से बन रहा है, आधा इधर से बन रहा है। जैसे जब आप सिलिकेट का फॉर्मूला करते थे ना, जो एक पॉलीमेरिक फॉर्म होती थी, और आपको ऑक्सीजन काउंट करनी रहती थी या चार्ज काउंट करना रहता था, तो आप क्या कहते थे? हाफ O2 इसके साथ है, हाफ O2 आगे के साथ है। इसी तरह से आधा बॉन्ड इसके साथ है, आधा इधर, आधा इसके साथ है, आधा दूसरे वाले के साथ है। समझ में आ गई मेरी बात? यानी यदि एक टूट रहा है तो कितने बन रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड? दो बन रहे हैं। यहां टूट कितने रहे? यहां आपका टूट रहा है n, तो बन कितने रहे होंगे? 2n मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 331। ये हमको वैल्यू पता चल जाएगी किसकी? यहां पर जो आपका रिएक्शन हो रही है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? पर मोल। ठीक है, यहां कितने मोल हैं? यहां है n मोल। तो n मोल से ये जो आ रही है, इतनी आपकी इंथैल्पी चेंज आ रहा है। तो 1 मोल से क्या होगा? दिस डिवाइड बाई n। मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी जरा देखें। यहां आ गया 662, ये वैल्यू आ गई, और यहां आ गया 590, ये वैल्यू आ गई। यानी यहां आ गया 2, यहां आ गया 9 7 16, ये आ गई वैल्यू किसके अंदर? माइनस के अंदर। माइनस का इतने n किलो जूल आया, लेकिन ये कितने मोल से है? n मोल से है। तो पर मोल जो इंथैल्पी चेंज आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा? माइनस का कितना? 72 किलो जूल पर मोल। ठीक, बस यहां मुझे आपको ये बात सिखानी थी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। यहां क्या कहा जा रहा है? इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। हमें साइक्लोप्रोपेन को बर्न करवाना है, इसको हमें बर्न कराना है, और इसके अंदर इंथैल्पी चेंज देखना है। साइक्लोप्रोपेन मतलब C3H6, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसको बर्न कराना है। इससे बनाना है आपका CO2 प्लस ऑफ H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 3 हो गया, यहाँ आपका 3C हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, ये हो गया 6, और 6 3 9, सही किया ना? यानी यहाँ हो गया कुछ 9/2। फिर से चेक कर लें, 3 ये हैं, 6 ये हैं, 6 3 9 ये हैं, 9/2 ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा इसका हमको इंथैल्पी चेंज बताना है भाई, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ये सब सवाल जो है सब्जेक्टिव सवाल हैं बच्चों, ठीक है ना? इसलिए आप टेंशन में, इतने बड़े बड़े सवाल नहीं, नॉर्मल नॉर्मल आएंगे वो, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अच्छे हैं। अच्छा, अब आपको इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, हमें इसका निकालना है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड प्रोपीन। अच्छा, ये प्रोपीन कहाँ से आ गया? ये तो साइक्लो था। चलिए, प्रोपीन इतनी 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 वैल्यू दी है। आपसे पूछा जा रहा है इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन। मतलब हमको इस रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जब इसमें चेंज हो जाए,
तो हमारा इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी, ये पूछा नहीं जा रहा, ये हमको दी गई है, क्योंकि ये देखो एंथैल्पी, ये वैल्यू हमको गिवन है। ओके, और हमको पूछी क्या जा रही, कंबशन वाली ये इक्वेशन पूछी जा रही है। बहुत आसान सा नहीं लग रहा है? देखो हम क्या करें, हमको देखो इन सब के क्या दिए हैं, फॉर्मेशन के दिए हैं, यानी हम इसमें रूल लगा सकते हैं अपना। कौन सा रूल? फर्स्ट तो हम हैश लॉ लगाते हैं, पहले इधर से आते हैं इधर की तरफ। किधर की तरफ? यहां पर हम आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। उसकी इंथैल्पी यदि बच्चों इसको दे दी जाए, इंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन कितनी है? इतनी है। यानी ये एनर्जी यदि यहां एक्सचेंज कर दी जाए, यानी इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? -33 किलो जूल। ठीक, इसके बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज के अंदर। ठीक है, ये वाली चीज में कन्वर्ट हो गई। ये आ गया जितना भी है 9/2O2, ये चेंज हो रहा है किसके अंदर? 3CO2 प्लस 3H2O। ठीक, लिक्विड। अब यहां हम इधर से इधर जाने के लिए बच्चों, इधर से इधर जाने के लिए डेल्टा एच लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं डेल्टा एच? यहां फॉर्मेशन के टर्म वाला, फॉर्मेशन के टर्म वाला क्या था? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी तो फॉर्मेशन की कर दो 0, यानी ये जो 2 वाला मिल गया, ये 2 वाला क्या कैसे आ जाएगा? ये 2 वाला ऐसे आ जाएगा कि आपका CO2 का फॉर्मेशन, यानी 3 इंटू माइनस का 393.5 प्लस कितना? 3 इंटू, ये सब पहले प्रोडक्ट के लिख रहे हैं, -285.8, ये प्रोडक्ट के हो गए, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कितने दिए गए हैं? ये दिए गए, एक सेकेंड, हाँ सही है ना, इन दोनों का मैंने ये ले लिया, इसका कितना दिया गया? इतना। तो माइनस, और इसकी दी गई है कितनी? 20। इससे हमें डेल्टा H2 पता चल गया। सभी कुछ माइनस माइनस में ही आ रहा है, और इसमें ये एक और माइनस ऐड कर दो। क्यों सर? क्योंकि डेल्टा HR बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। बताओ मुझे कि माइनस में क्या वैल्यू आ रही है। कोई टेंशन नहीं, आसान है ये भी। ठीक है, अच्छा अब फिर से एक और चलते हैं। अब यहां क्या है जरा देखो, सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन जो है, सिस 2 ब्यूटीन जब ट्रांस 2 ब्यूटीन में जा रहा है तो उसके अंदर का कुछ एनर्जी चेंज दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर का कुछ इंथैल्पी चेंज दिया गया है, कितना? H1, डेल्टा H1 दिया गया है। अच्छा, सिस 2 ब्यूटीन जब आपका 1 ब्यूटीन में जा रहा है तो इसके अंदर की वैल्यू दी गई है डेल्टा H2। ये डेल्टा H1 दिया गया है, ये डेल्टा H2 दिया गया है। जो जो दिया गया है हम वही करते चल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं फिर। यहां डेल्टा H1 दिया गया है। ओके, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 ब्यूटीन, ये जब तोड़ा गया तो इसके अंदर जो इंथैल्पी चेंज आया है वो आया है 4649.8, और इससे बना क्या होगा? CO2 गैस और H2O लिक्विड। क्योंकि सभी के सभी आइसोमर हैं तो यहां जो आ रहा होगा वो 4 आ रहा होगा, और हाइड्रोजन चूंकि ये है C4H8 ब्यूटीन है ना, सभी के अंदर ये आ रहा, ये 4 आ रहा होगा। ये हमने लिक्विड में बना लिया। इतनी चीज समझ में आ गई। ये हमको दिया गया है इतना। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस, ये भी जब बर्न होगा तो क्या बनाएगा? यही बनाएगा।
इसकी वैल्यू हमको इधर से इधर की वैल्यू दी है -647 किलो कैलोरी पर मोल। अब हमें बात क्या करनी है, हमको निकालना है क्या चीज, एक वैल्यू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 की एक वैल्यू दी है, हमें इन सब से एक रिलेशन बना लेना है। ठीक है, तो जरा देखो बच्चों, क्या रिलेशन बनाओगे। अगर मैं एरो को ऐसा कर दूं, अगर मैं एरो को ऐसा कर दूं तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस, मतलब 1 ब्यूटीन से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए जो इंथैल्पी चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इधर से इधर गए हैं प्लस इधर से इधर गए हैं, ये कर लेते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चों, यानी इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, इसमें से इस चीज को घटा दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, यानी ये आ जाएगा 647.0 यानी 8, और ये हो गया 2, यानी ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2.8। ठीक, एक वैल्यू हमको दी ही हुई है डेल्टा H1 प्लस 5 डेल्टा H2 बराबर कितनी, 0। दोनों को सॉल्व करिए और वैल्यू निकालिए डेल्टा H1। कुछ नहीं हमने किया, सिर्फ हैश लॉ लगाते चल रहा है। ठीक है, ये हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी दिखाई कि क्या है, लेकिन सब में कॉमन लॉजिक जो लग रहा है वो एक, इंथैल्पी के सवाल एक बार अगर आपके देखे हुए ना, इस टाइप के सवाल अगर आप सिंपल सिंपल खेलते रहेंगे ना तो कभी भी इन टाइप के सवालों को नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको हर तरह की जो वैरायटी है ना सबसे रूबरू करवा दिया, इसके बाहर अब कुछ नहीं जाने वाला। ठीक, अच्छा, ये हो गई इसकी कहानी। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं, बात है रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ठीक है, जरा इसको समझते हैं, रेजोनेंस एनर्जी क्या बला है और ये हमें निकालनी पड़ेगी। देखो बच्चों, जैसे एक सिंपल सी चीज यदि हम ऑर्गेनिक वाली आपसे पूछें कि यदि हमारे पास किसी कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, एक है नॉन रेजोनेटिंग और एक है रेजोनेटिंग, तो हम सबको पता है कि ये आपका जो है, जो नॉन रेजोनेटिंग वाला है, ये आपका लेस स्टेबल है, और जो रेजोनेटिंग है वो कैसा है, मोर स्टेबल है। ठीक है, और नॉन रेजोनेटिंग लेस स्टेबल स्ट्रक्चर जब ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर की तरफ आता है, या ये यदि ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, तो ये जिस एनर्जी को निकालता है इसी एनर्जी को हम नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, यानी ये डिफाइंड कैसे हो गई, होगी, ये डिफाइंड ऐसे होगी कि 1 मोल आपका जो भी ऐसा कंपाउंड है, 1 मोल यदि नॉन रेजोनेटिंग कंपाउंड को रेजोनेटिंग कंपाउंड के अंदर चेंज किया जाए तो जितनी हीट रिलीज होगी उसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, अगर कहीं रेजोनेटिंग को नॉन रेजोनेटिंग में कन्वर्ट करने की नौबत आ गई तो आप क्या करो, आप रेजोनेटिंग वाले को इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड कर दो, यानी ये एनर्जी क्या है, निकल रही है, माइनस ऑफ आ रही है। अगर इसको आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो प्लस आ रही, तो ये कहां चला जाता है,
ये नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चला जाता है। पहले तो ये सिंपल सी थ्योरी हो गई कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अब यदि बच्चों मैंने आपसे कहा कि बेंजीन को फॉर्म करो, या मैंने आपसे कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपसे कहा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हमें इसके अंदर इंथैल्पी चेंज निकालना है। जब ये बेंजीन बन रही होगी, जब ये C6H6 बन रहा होगा फ्रॉम C कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस, यानी ये जो चीज है इसके अंदर जो इंथैल्पी चेंज है, वही इंथैल्पी चेंज हमको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा? वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा होगा इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। ये इंफॉर्मेशन दे रहा होगा इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। अच्छा, अब जरा इस बात को सोचो कि जब हम लोगों ने बेंजीन का फॉर्मेशन पढ़ा था, तो हमने क्या वहां ऐसी कोई चीज बोली थी कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कहा था? नहीं। हमने तो सिर्फ क्या कहा था, एक मोल बेंजीन बनाओ फ्रॉम इट्स मोर स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म, बस यही कहा था। वहां हमने इस टाइप का तो कोई जिक्र किया नहीं था। नहीं आ रही बात समझ? ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारे सामने आ गया, इसके अंदर ऑलरेडी रेजोनेंस जो है कंसीडर किया जा चुका है। अब देखो बच्चों, ये आपको निकालनी है या ये आपको गिवन होगी, जो भी है। तो ये तो वो वैल्यू है जो हमें ऑब्जर्व हो रही है, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाली थी, वो ये वैल्यू है। लेकिन हम ऑन पेपर जो निकालते हैं वो रेजोनेंस कंसीडर करके नहीं निकालते। हम क्या निकालते हैं? हमने तो कभी इस बात को सोचा ही नहीं था कि यहां कुछ रेजोनेंस हो रहा है। हमने तो सीधे सीधे कहा था कि इसके एक मोल को बनाना है। मतलब हमने क्या सोचा था? हमने तो सिंपल ये सोचा था कि इसके एक मोल को बनाना है। कैसे को? नॉन रेजोनेटिंग को। हमने कभी रेजोनेंस सोचा ही नहीं था जब हमने शुरुआत में डिफाइन किया था। तो हमने क्या सोचा था? इसके एक मोल को बनाना है मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म को। हमने रेजोनेंस नहीं सोचा था। लेकिन अब कंपाउंड में क्या आ गया है? रेजोनेंस। और हमको इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बारे में सोचना है कि ये कितनी आ रही होगी। ठीक है, तो कितनी आ रही होगी? जो पहले निकालते थे वैसे ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही निकालो। और जब नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेंस में कन्वर्ट करने जाओ तो यहां पर क्या कर दो? एनर्जी बाहर निकाल दो। किसके बराबर? रेजोनेंस एनर्जी के बराबर। तो ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज निकालो जैसे पहले निकालते थे, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैसे ही टर्म में। तो यहां जो आपने निकाली है वो तो पहले ऐसी, यानी डेल्टा एच जो है इसको हम कह देंगे थ्योरेटिकल, जिसको हमने ये कंसीडर किए बिना निकाला था। लेकिन हेस लॉ की मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑब्जर्व कितनी आ रही होगी। अब या तो आपसे ये पूछी जाएगी या आपसे ये पूछी जाएगी, कोई इनमें एक चीज ऐसी होगी जो अननोन होगी और बाकी चीजें नोन होंगी और वो पूछी जाएंगी। पहले मैं फिर से एक्सप्लेन करूं आपको। हम ये कह रहे हैं कि जनरली ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसकी वैल्यू वो नहीं आएगी जो हम लोग पहले सोचते थे, क्योंकि पहले सोचने के दौरान हमने कभी रेजोनेंस को कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये हम सोच सकते हैं। कैसे?
कि यदि ये पहले जाए इसके अंदर, जिसकी वैल्यू हम थ्योरेटिकल जैसे पहले निकालते थे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैसे ही निकालें, और जब नॉन रेजोनेटिंग में पहुंच जाए तो उसके बाद इसको रेजोनेंस वाली में कन्वर्ट कर दें। इससे हम पहुंच जाएंगे, जो चीज भी इसके अंदर अननोन होगी वो हम निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे कुछ सवाल देखते हैं। जैसे देखो बच्चों, कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O। हम सबको पता है N डबल बॉन्ड O, तो यहां पर रेजोनेंस तो हो रहा है, ठीक है, यहां हो गया प्लस, यहां हो गया माइनस, रेजोनेंस तो हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यहां पर हमको इसका फॉर्मेशन दिया गया है, किस चीज का, N2O का फॉर्मेशन दिया गया है। अच्छा, सब कुछ बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी दी गई है। अब जरा देखो, इसका फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब ये हमको कौन सी वैल्यू दी गई होगी, ये हमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होगी, जो ऑब्जर्व करी गई होगी, जो हमने कैलोरीमीटर से निकाली होगी। और जब हम इसको ऑन पेपर कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड एनर्जी से, तो ये कुछ और वैल्यू आ रही होगी। मतलब यहां हमको जो N2O है, ये जो बनाना है, किससे बनाना है इसको, मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से, यानी N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, इसको बनाना है। इसकी हमको दे दी गई है क्या, ये चीज, ये कौन सी वैल्यू दे दी गई है, जो हमें ऑब्जर्व हो रही कैलोरीमीटर से हमने निकाली है बिल्कुल कैलकुलेशन करके। तो ये वैल्यू हमको दे दी गई है 82 किलो जूल पर मोल, इतनी दे दी गई है। ठीक, अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा क्या किया जाए, हमने कहा एक काम करो, यहां से जैसे पहले पढ़ा था ना, वैसे आप इस रिएक्शन का N2 गैस हाफ O2 गैस प्लस चेंज इनटू N2O, इस रिएक्शन का जैसे आपने पहले पढ़ा था वैसे के हिसाब से आप इंथैल्पी चेंज निकाल दो। यानी आप ये कंसीडर मत करो कि यहां पर ऐसा कोई बॉन्ड है, यहां पर तो आप देखो कैसे कैसे बॉन्ड कंसीडर किए गए हैं। पहले हम यहां ये देखें, हमें कौन सा स्ट्रक्चर लेना है, हमको O2 दिया गया है, चलो O2 की जरूरत यहां पड़ रही है, ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत यहां पड़ रही है, मतलब हमको स्ट्रक्चर ऐसे मानकर चलना है, अभी कोई भी रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर मानकर चलना है। ठीक, तो हम यहां क्या लगा देंगे, हम यहां डेल्टा H वाला वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि इधर कितनी वैल्यू होगी। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा, इंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं, एक है आपका ट्रिपल बॉन्ड, आधा है क्या O2 का बॉन्ड, माइनस NN के बॉन्ड कितने हैं, एक है NN का बॉन्ड, एक है आपका NO का बॉन्ड। यहां से आप कैलकुलेट करिएगा क्या, डेल्टा H1। अब यहां से यहां हमने क्या कर दिया, N2O को पहुंचा दिया कहां पर, इसकी कौन सी फॉर्म में, रेजोनेटिंग फॉर्म में। यानी यहां आप क्या कर दीजिएगा, यहां आप कर दीजिएगा माइनस RE, ठीक है, या प्लस RE, जो भी प्लस RE कर दोगे तो नेट में वैल्यू माइनस में निकल कर आ जाएगी। मान लो आपने यहां प्लस RE कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी इस जगह पर ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगी। या आप जैसा करना चाहें, यहां माइनस करना चाहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल रेजोनेटिंग एनर्जी आपको, रेजोनेंस एनर्जी आपको कैसी रखनी है, ये आपको निगेटिव रखनी है इस प्रोसेस के दौरान। नहीं आई बात समझ, सर आपने ये क्या बोला कि पॉजिटिव भी रख सकते हो निगेटिव भी रख सकते हो। देखो, अगर आपने यहां साइन कंसीडर नहीं किया, आपने प्लस ही लिया, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो माइनस ही निकल कर आ जाएगी। या
आप यहां पर प्लस लेकर चल रहे हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आप ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये वैल्यू कैसी है, निगेटिव है। वो आपके दिमाग में है कि वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो हम निगेटिव कर देंगे। तो ऐसे सोच लो या वैसे सोच लो, तो मुझे लगता है बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं ऐसे कि इस प्रोसेस के दौरान रेजोनेंस एनर्जी जो है बाहर निकल रही होगी। दिस प्लस दिस बराबर कर दीजिए किसके, 82 किलो जूल पर मोल के, और मुझे बताइए कि यहां पर रेजोनेंस एनर्जी की क्या वैल्यू आ रही होगी। ठीक, अच्छा, और आगे चलते हैं। ये सब आपको ही करने, सब मैंने आपके लिए ये सब लाए हैं। देखो जैसा अगला देखो, अगला है रेजोनेंस एनर्जी, इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। ठीक, फिर से देखो फॉर्मेशन का दिया है, एटॉमाइजेशन दिया है, बॉन्ड इंथैल्पी दी गई है और पूछा जा रहा है कि बताओ क्या होगा। अब देखो क्या हुआ होगा, लॉजिक अब आपको बिल्कुल पक्का पक्का क्लियर हो रहा होगा कि फॉर्मेशन दिया गया है, यानी इसको बनाना है इसकी मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म से, तो ये होगा सी ग्रेफाइट +3 of H2। ठीक, इसकी हमको डेल्टा एच जो है वो गिवन है, यानी जो हम कैलकुलेट करके लाए हैं, यानी जो हमारा ऑब्जर्व्ड है वो हमको पता है, ये वैल्यू पता है। अब क्या करें, हम बॉन्ड एनर्जी डाटा लगा नहीं सकते, वही सारी चीजें घूम फिर के हैं। पहले इसको कन्वर्ट करके लाओ, कहां पर, गैस में, फिर लगाओ बॉन्ड एनर्जी डाटा, फिर लगाओ क्या, बॉन्ड एनर्जी वाला इंफॉर्मेशन लगाओ, और जब बॉन्ड एनर्जी वाली इंफॉर्मेशन लग जाए तो फिर आपको क्या करना है कि जो बेंजीन बनी होगी वो बनी होगी कैसी, नॉर्मल, उसको पहुंचाओ कहां पर, इस स्टेबल फॉर्म वाली में। मतलब इधर से निकालो रेजोनेंस एनर्जी -of Re। नहीं आई बात समझ, मैं कह रहा हूं, कि यहां पर आप ऐसा करो कि ये आपका ऐसा है C6, ये बन रहा है सी ग्रेफाइट ऐसा। पहले क्या करो, इसको उठाकर ले आओ कहां पर, इसको उठाकर ले आओ आप गैस के अंदर, 3H2 गैस, C6H6 गैस, इसमें ले आओ। ठीक है, यहां से यहां कौन सी इंफॉर्मेशन लगाओगे आप, यहां से यहां लगाओगे ये एटॉमाइजेशन वाली, पहली चीज ये कर दो। फिर अभी तुरंत नहीं पहुंच जाओगे, फिर आप इसके अंदर लगाओ कौन सी इंफॉर्मेशन, इन सब में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया उसमें वो वाला, और फिर इसके अंदर लगाओ रेजोनेंस एनर्जी वाला, और पहुंच जाओ यहां तक। चेक करो जल्दी से इसको भी। ठीक, और आगे चलते हैं। अगला क्या दिया गया है, फिर से इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में बात करी जा रही है, ये बर्न हो रहा है। ठीक है, और इधर जगह है, इधर देखते हैं, ये आपका बर्न हो रहा है C3H8, ये बर्न हो रहा है प्रोपेन, और बन रहा है CO2। ठीक है, CO2 में भी रेजोनेंस होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, CO2 और H2O। ठीक है, यहाँ ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको हम क्या ले लेते हैं, लिक्विड, ये है गैस, ये है गैस। क्यों ले लिया सर लिक्विड, हमें यहां दिख रहा है कि हम लिक्विड ले सकते हैं यहां पर, यहां ये हम क्या लेंगे, गैस, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमें डायरेक्ट ये वाला डाटा यूज करना है। अब यहां पर क्या किया जाए, कंबशन कर दिया गया, ये बन गया, हमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फॉलोइंग, हमको यही वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, पहले क्या करो, पहले इस पूरी रिएक्शन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो।
इधर 3 है, इधर हो गए 3, इधर 8 है, इधर हो गए 4, यहां हो गया 6 और 4 10, यानी यहां हो गए 5। ठीक, पहले इस पूरे को इसमें कन्वर्ट कर लो, गैस में। वेपराइजेशन दिया हुआ है इसका, समझ में आ गया? यानी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी गई है, यानी लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी दी जा रही है। तो कितने को कन्वर्ट करना है? 4 को। यानी आपको यहां से पता चल जाएगा डेल्टा H1 कितना लगेगा। सबके सब कहां चले आएंगे? सबके सब चले आएंगे आपके गैसियस फॉर्म में। जब सबके सब गैसियस फॉर्म में चले आएंगे, अब आप डाटा लगाओ कौन सा? BDE वाला। सबको तोड़ लो, यहां से सबके सबको डिसोशिएट करके तोड़ लो, और यहां आपका कौन सी इंफॉर्मेशन लगा दो आप? डेल्टा H2 क्या लगा दो? समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सारे बॉन्ड बॉन्ड जो है काउंट करो क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमने बनाई है, ये जो हमने CO2 बना ली, इधर से हम आ गए, यहां से CO2 कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हमें CO2 को, ये कैसी है? ये तो नॉर्मल वाली बनी होगी, इसको लेकर जाना है यहां पर, यानी इसमें फिर से क्या हुआ होगा? माइनस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी हुआ होगा। डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। ठीक, सारी वैल्यूज आपको दी हैं, बताओ कि क्या आ रहा होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, x1 y, जो x1 x2 x3 इसके टर्म में। ठीक, यहां क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, यानी एक डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं तो बन रहा है CH3 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जब आप हाइड्रोजन ऐड कराते हो तो एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। एनर्जी जो बाहर निकलती है मतलब इस प्रोसेस का डेल्टा H जो है ना -x1 है। ठीक है ना? कुछ जगहों पर तो आप कॉमन सेंस लगाओगे ही लगाओगे, यहां इतना है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि बेंजीन पर हमने ऐड कराया, यदि हमने बेंजीन पर 3 ऑफ H2 ऐड कराया और इस कंपाउंड को बनाया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, पूरे बेंजीन को तोड़ा, तो इसको बनने में जो इंथैल्पी चेंज हुआ वो x2 के बराबर हुआ। तो बताओ रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? ओके, तो क्या करें? सबसे पहले यहां से आप एक काम करो कि ये तो स्टेबल फॉर्म है, ये जो बेंजीन दी गई है, बेंजीन तो स्टेबल फॉर्म है, और हाइड्रोजन ऐड करवानी है आपको, तो पहले इसको क्या करो? रेजोनेंस एनर्जी के बराबर की एनर्जी दे दो। सर ये चीज नहीं समझ में आई, दे दो? बेटा देखो, बेंजीन का मतलब क्या? बेंजीन तो कहीं होगी तो स्टेबल फॉर्म में होगी ना, और आप हाइड्रोजन जो ऐड कर रहे हो वो स्टेबल फॉर्म में नहीं कर रहे हो, वो अनस्टेबल फॉर्म में इस तरह से एडिशन हो रहा है। तो पहले इसको दे दो और इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? लेस स्टेबल फॉर्म में। यानी ये कुछ ऐसे होगी, ऐसे इस टाइप की बेंजीन होगी, और अब ये ऐसे कन्वर्ट हो गई जब हमने ऐड कर दिया इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी। ये आ गया। अब आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन लगा सकते हो कि ये यहां से यहां जब कन्वर्ट हो रहा है तो इसके अंदर इंथैल्पी चेंज कितना होगा। ठीक है, अब जरा देखो, हमें ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू हमसे कहा गया x2 है। ठीक है, अच्छा, ये हमको पता करनी है यहां वैल्यू कितनी होगी। अब ये तो सिंपल हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगी? सर यहां वैल्यू क्या माइनस नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। यहां पर
बेंजीन के लिए दी गई है X2 हाइड्रोजनेशन माइनस लगा लो, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या आएगी, एक डबल बॉन्ड को जब तोड़ा जा रहा है तो X1 निकल रही है एनर्जी, तीन डबल बॉन्ड को तोड़ा जा रहा होगा तो जो एनर्जी निकल रही होगी वो कितनी निकल रही होगी, -3x1। यानी अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। आप साइन नहीं रखना चाहते मत रखो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी ऐसा आए ना तो कॉमन सेंस से खेलो, साइन जरूर रखो, ठीक है। तो अब यहां क्या हो गया, -x2 इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी देनी पड़ रही है प्लस -3 ऑफ x1, यानी रेजोनेंस एनर्जी किसके बराबर हो गई, 3x1 -x2। सर एक बार फिर से देखो, यहां जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इतनी एनर्जी, बेंजीन पर यदि आप करवाते हो, याद करो बच्चों रेजोनेंस एनर्जी कैसे डिफाइंड होती है कि जो भी आपका ऐसी फॉर्म है जो आपकी कैसी है, कम स्टेबल, और ये आपकी फॉर्म मोर स्टेबल है, दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो मैं ये कह रहा हूं हाइड्रोजन यहां तो ऐड हो जाएगा, यहां नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी लेस स्टेबल फॉर्म है। तो इसमें हाइड्रोजनेशन करवाया गया तो इतनी एनर्जी बाहर निकली, इसमें उन्होंने कैलकुलेट करके बनाया कि इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है। बताओ कि क्या हो रहा होगा। तो पहले हमने कहा इसमें ऐड कर दो, क्या चीज, रेजोनेंस एनर्जी, ताकि ये ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकती है। अब एक डबल बॉन्ड जब टूटता है तो x1 निकलती है, तो तीन डबल बॉन्ड जब टूट रहे होंगे तो आपकी 3x1 निकल रही होगी इसलिए माइनस, फिर हैश लॉ लगा दो, दिस प्लस दिस, आपका रेजोनेंस एनर्जी आ गई -x2 और ये 3x1। इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा, तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट रेजोनेंस एनर्जी का। अब मैं यहां से आपको दो छोटी छोटी चीजें और सिखाऊं। देखो बच्चों, कभी कभार सवाल कुछ अटपटे टाइप के आते हैं जिसके अंदर ये नॉर्मल चीजें नहीं लगती, कुछ उनके अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी लगती है कि एक बार अगर पहले देखा हुआ हो ना तो काम बन जाता है। जैसे आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं, आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर of steam and oxygen on being passed over coke at this keeping temperature constant। मतलब ये दोनों कोक को क्या किया गया है, एक कंटेनर में रखा गया है, ठीक है। उस कोक पर हम ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, उस कोक पर हम H2O दे रहे हैं और ये एक रिएक्शन कर रहा है, CO और CO बना रहा है। इस प्रोसेस की एनर्जी चेंज इतना है। आपसे पूछा जा रहा है बताओ इस प्रोसेस में हमने स्टीम के कितने मोल लिए होंगे और O2 के कितने मोल लिए होंगे। इस प्रोसेस में हमने स्टीम के कितने मोल लिए होंगे और O2 के कितने मोल लिए होंगे। अब देखो बच्चों, यहां जो सारी कहानी है ना वो किस बात पर छुपी हुई है पता है, वो छुपी हुई है इस बात पर कि दो रिएक्शन हो रही हैं एक साथ और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, जबकि एक की एंथैल्पी माइनस है और दूसरी की एंथैल्पी प्लस है। ये इस तरफ इशारा करती है कि जितना एनर्जी एक प्रोसेस के द्वारा निकाली जा रही है उतनी एनर्जी दूसरे प्रोसेस के द्वारा गेन कर ली जा रही है, जिस कारण से टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। जितनी एनर्जी एक कोक पे आपने ये डाला और स्टीम भी पास कराई, एक प्रोसेस हुई जिसके अंदर नेट में कोई टेम्परेचर ना घटा ना बढ़ा, जबकि एक रिएक्शन ऐसी है जो एनर्जी बाहर फेंक रही है, दूसरी एनर्जी ऐसी है जो एनर्जी ले रही है। मतलब एक के द्वारा निकाली गई एनर्जी पूरी तरह से कंज्यूम कर ली गई है दूसरे के द्वारा। और अब ऐसे में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि स्टीम और ऑक्सीजन का मोल कंपोजिशन क्या होगा। तो
अब यदि ये लाइन समझ में आ गई और इतनी बात आपने सुनी हुई है ना बच्चों, तो बस सवाल सॉल्व हो गया। देखो, मान लो इसके जो मोल हैं वो N1 है, इसके जो मोल हैं वो N2 हैं। एक मोल जब H2O यूज होता है तो इतनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। आधा मोल जब यूज होता है तो इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है या लिबरेट होती है। तो नेट में एनर्जी चेंज कैसा होना है? जीरो। तो हम क्या कर दें, एक मोल से इतनी एनर्जी निकल रही तो N1 मोल से कितनी निकलेगी? तो N1 इंटू 132, मतलब नेट में हम एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी गेन का सम कैसा कर दें? जीरो कर दें। आधे मोल से इतनी एनर्जी निकल रही है तो एक मोल से कितनी एनर्जी निकलेगी? तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 110 इंटू N2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है मिक्सचर ऑफ स्टीम। आपने स्टीम किसको लिया? इसको लिया, यानी N1 अपॉन N2 का रेशियो पूछा जा रहा है कि ये क्या आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कुछ 1 अपॉन 0.6 इतना आता है। जरा चेक करिए आप। ठीक है, इसको निकालो। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी से मिलता जुलता ये दो कॉन्सेप्ट और मैंने सिखाए हैं। यहां क्या है, बस ये अंतिम है। यहां देखो क्या है, आपसे कहा गया है बहुत आसान, लेकिन एक बार देखे रहोगे तो और फटाक से, ऐसा नहीं कि आप नहीं सोच सकते थे, सोच सकते थे, लेकिन एक बार देखे रहोगे ना तो तुरंत ही पकड़ में आ जाएगा। जैसे देखो, एक रिएक्शन है जो दो सेट में डिकम्पोज हो रही है। ठीक है, ऊपर वाले सेट से इतनी एनर्जी बाहर फेंकी जा रही है, नीचे वाले से इतनी एनर्जी बाहर फेंकी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट मोलर रेशियो ऑफ CH4 एंड दिस, यानी इसका CH4 और इसका जो रेशियो है वो 8:1 है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ यदि एथेनॉल का 1 मोल बर्न होगा तो कितनी एनर्जी बाहर फेंकी जाएगी। इन दोनों का रेशियो कितना दिया है? 8:1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये आपका ऊपर जो गया वो कुछ ए गया, ऊपर जो गया वो कुछ ए गया, नीचे जो गया वो कुछ बी गया। ठीक है, ऊपर ए गया और नीचे जो गया वो बी गया, और दोनों का रेशियो कितना दिया है? 8:1 दिया है। ठीक है, इतने मोल, ऊपर ए मोल गए, नीचे बी मोल गए। ऊपर हमने क्या कहा? ए मोल गए हैं मान लेते हैं, और नीचे हमने कहा यहां 1 मोल गए हैं या बी मोल गए हैं। इन दोनों का रेशियो पता है, इन दोनों का रेशियो पता है, और साथ ही साथ ये पता है कि इसका अमाउंट कितना है, ये 1 मोल है। यानी एक वैल्यू हमको और पता है कि A प्लस बी, क्योंकि इसके जितने मोल ऊपर जा रहे हैं दोनों का सम कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो दिस प्लस दिस, यानी A प्लस बी बराबर कितना है, ये हमको वैल्यू पता है कि ये हमारी कितनी है, ये हमारी है 1। ये नहीं समझ में आया? आगे ना क्योंकि यहां यहां जा रहे हैं, 1 मोल से जा रहा है तो इसको 1 मोल को ऊपर और नीचे इसमें डिवाइड करना है। सिंपल ए और बी का अमाउंट निकाल लो आप। कैसे निकालोगे? ए बराबर क्या आ गया? 8b आ गया, यानी यहां से आ गया 9b बराबर 1, यानी b बराबर हो गया 1/9। सही किया हमने। ए प्लस बी बराबर 1 है, ए बराबर है 8b। ठीक है, तो ये आ गया, तो एक वैल्यू आ गई कितनी? 1/9, और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू 8/9। ठीक, अब कोई टेंशन ही नहीं है। यदि इसके अंदर देखो तो 1 मोल जब मेथेन जाता है तो इतनी एनर्जी बाहर फेंकता है। 1 मोल जब मेथेन बनता है तो इतनी एनर्जी बाहर फेंकता है। तो कितने मोल बन रहा है? निकाल लो। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा?
ये वाला हमने क्या माना था, ये वाला माना था, ठीक है। यानी 8/9 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 45.54 इतने मोल से, प्लस ओवरऑल पूछा जा रहा ना, एनर्जी इवॉल्व पूरा नेट में क्या चीज हो रही है, अगर ये ऐसे ऐसे रेशियो में बटा हो तो दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगी, 1/9 इंटू यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 68.91। चेक करो क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये एक मोल को ऊपर वाले के हिसाब से नीचे वाले के हिसाब से चेंज कर लिया, ऊपर वाले के हिसाब से अलग चलेगा, नीचे वाले के हिसाब से अलग चलेगा। ओके, और अब है अंतिम क्वेश्चन। यहां पर एक ये रिएक्शन हो रही है, इतनी एनर्जी चेंज हो रहा है, यहां इतनी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है जब एक मोल ये 4 मोल HCl में के साथ रिएक्ट करता है तो इतनी एनर्जी जो है, इतनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो पूछा गया है कि जब पूछा गया है कि HAuBr4 का कितना फ्रैक्शन इसमें कन्वर्ट होगा और परसेंटेज कन्वर्जन कितना होगा, ये भी बताना है। अब देखो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगना है बच्चों। इन्होंने कहा एक मोल जब 4 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो इतनी जो है हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो जरा आप देखो कि एक मोल जब 4 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो इक्वेशन कैसे बनेगी। इसको पलटो, इसको पलट लो और दोनों को उठाकर ऐड कर लेना। इसको पलट लेना और दोनों को उठाकर ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, यानी दिस प्लस क्या आ जाएगा, बाकी ये तो बचा ही रहेगा, ये आ गया इधर और यहां आ जाएगा AuH AuCl4, ठीक है। और इधर आ जाएगा क्या, 4HCl और यहां आ जाएगा 4HBr। चेक करो जल्दी से, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़कर आपको यह पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब एक मोल और 4 मोल रिएक्ट करते हैं तो इतनी एनर्जी निकल रही है। यहां निकलने वाली एनर्जी से सोचना कि इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जितने मोल इसके रिएक्ट कर रहे होंगे उसके 4 गुना मोल इसके रिएक्ट कर रहे होंगे। नहीं समझ आई मेरी बात। इन दोनों से इतनी एनर्जी बाहर निकल रही, जब 1 मोल रिएक्ट करते हैं स्टैंडर्ड इतनी एनर्जी बाहर निकलती है। आप दोनों को आपने क्या किया, आपने इसको उठाकर पलटा है और इसके साथ जोड़ दिया, यही किया ना मैंने। इसको उठाकर पलटा है और उसके साथ जोड़ दिया है, यानी ये हमने सही वैल्यू लिखी है, क्योंकि यहां से तो आ जाएगा कितना, 8.4 और इधर आ गया कितना, 5। सही लिखा मैंने, 8 और ये 5, 6 आएगा ना, 6। इसको पलटा और दोनों को ऐड कर दिया तो इतनी एनर्जी। तो आपसे पूछा जा रहा है जब इतना इतना रिएक्ट करता है तो इतनी एनर्जी बाहर निकलती है। एब्जॉर्ब हो रहा है। एक मिनट, यहां मैंने कुछ इंफॉर्मेशन गड़बड़ तो नहीं लिख दी, एक सेकंड बच्चों रुकना जरा, मैं इसको चेक करूं जरा सा कि मैंने कहीं पर इसकी एनर्जी नहीं सही लिखा हुआ है। एब्जॉर्ब ही हो रही है इतनी एनर्जी जो है, हीट वॉज एब्जॉर्ब, ठीक है। यानी इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है जब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कितना अमाउंट जो है वो दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। ओके, तो अपन क्या करें, अगर हमने कहा कि इन दोनों की एंथैल्पी जो चेंज आया है, इन दोनों को जब हमने जोड़ा है तो एंथैल्पी चेंज कितना आया है, इसके बराबर आया है। लेकिन ये एनर्जी तो क्या हो रही है, ये एनर्जी जो है वो क्या करी जा रही है, वो तो इवॉल्व करी जा रही है, फेंकी जा रही है, निगेटिव है ना। तो ये एनर्जी तो बाहर फेंकी जा रही है। तो इसका मतलब ये जो बात कर रहे हैं ना हीट के बारे में,
वो इस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि जब यहां ये प्रोसेस हुई है ना, यहां ये प्रोसेस हुई है तो 64.8 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी हुई है इसने। ठीक है, तो हम क्या कर लें, एक मोल से जो एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है वो इतनी हो रही है। ठीक है, तो ये देखो कि एक मोल से इतनी हो रही है तो इतने मोल एब्जॉर्व करने के लिए इसका कितना अमाउंट लगा होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस 0.8 डिवाइड बाई 0.44, इतना अमाउंट आ जाएगा उसका जो इसके मोलों ने एब्जॉर्व किया होगा। ठीक है, जितना इसके मोल ने एब्जॉर्व किया होगा हीट एब्जॉर्ब, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस इज कन्वर्ट इनटू दिस। एक मिनट यार, इसके अंदर कुछ लफड़ा हो रहा है। अ, 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 क्योंकि यहां पर मैंने ये क्या आ गया हमारे, इसने जो टोटल मोल एब्जॉर्व किए हैं, टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्व करी है वो पता चल गई। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस, इसका कुछ अमाउंट देखते हैं बच्चों, इसमें एक सेकंड जरा चेक करते हैं, क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं नोट किया। एक बार आप इतना देखो, मैं देखता हूँ जरा सा इसमें।